जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल पहले थी, लेकिन जिसकी इंजीनियरिंग और शहर बनाने की कला आज भी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक बहुत ही एडवांस समाज की, और साथ ही उनके अचानक गायब हो जाने के बहुत बड़े रहस्य की। तो चलिए, आज इसी खोई हुई दुनिया की पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग घुमा देता है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 लाख लोगों की एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने शहरों, अपने व्यापार, अपनी संस्कृति के साथ बस यूं ही इतिहास से गायब हो जाए? ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी इस खोज का रास्ता कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये खोई हुई दुनिया हमें वापस मिली कैसे। फिर हम उनके शानदार शहरों की बनावट को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सिंधु नदी के किनारे बसे उन लोगों की जिंदगी कैसी थी। और फिर उनके खत्म होने के पीछे के उस बड़े रहस्य को खंगालेंगे। और हाँ, आखिर में एक मजेदार क्विज भी है अपने ज्ञान को परखने के लिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं कि कैसे ये महान सभ्यता एक तरह से कहें तो गलती से ही दुनिया के सामने आई। ये कहानी ना एक गलती से शुरू होती है। सोचकर भी अजीब लगता है। 1850 के दशक में रेलवे इंजीनियर कराची लाहौर लाइन बिछा रहे थे, और उन्होंने गिट्टी की जगह इन प्राचीन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वो 4,500 साल पुराने इतिहास को पटरी के नीचे दबा रहे हैं। खैर, शुक्र है कि 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने वहां सही तरीके से खुदाई शुरू की, और फिर 1924 में दुनिया को आधिकारिक तौर पर एक नई, महान और प्राचीन सभ्यता के मिलने की खबर दी गई। तो अब जब हमने उन्हें खोज लिया था, तो चलिए अब उनकी काबिलियत के सबूत देखते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उनके अविश्वसनीय शहरों से। देखिए, इनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत तो इनकी ईंटों में ही छिपा है। ये सिर्फ मिट्टी की ईंटें नहीं थीं, नहीं, इन्हें आग में बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता था, जिससे ये पत्थर जैसी मजबूत और वाटर रेजिस्टेंट बन जाती थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा था, बिल्कुल आज के लेगो ब्लॉक्स की तरह। ये दिखाता है कि कोई मजबूत केंद्रीय व्यवस्था थी जो सब कुछ कंट्रोल करती थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सभ्यताएं उस वक्त धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रही थीं, जो इनके सामने कुछ भी नहीं थीं। इनके शहर तो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे दें। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई एक परफेक्ट ग्रिड बनाती थी। हर घर एक ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था, और नालियां ढकी हुई थीं, जिनमें सफाई के लिए मैनहोल भी थे। ये दुनिया का पहला शहरी सैनिटेशन सिस्टम था। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार तो कमाल ही है, एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल जिसे वाटरप्रूफ करने के लिए प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया। और धौलावीरा में तो पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशय बनाए गए थे। ये सब हजारों साल पहले हो रहा था। चलिए, अब शहर की इमारतों से आगे बढ़कर उन लोगों की जीवन पर नजर डालते हैं कि वो रहते कैसे थे, काम क्या करते थे और व्यापार कैसे करते थे। वो लोग बहुत ही कुशल व्यापारी थे। उनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। वो तांबा, टिन और कीमती पत्थर जैसी चीजें बाहर से मंगाते थे, और बदले में दुनिया को बेहतरीन सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन और खूबसूरत मनके बेचते थे। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमें आज तक कोई सिक्के नहीं मिले हैं। इसका मतलब सारा व्यापार बार्टर सिस्टम पर होता था, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज। उनकी कला हमें उनकी जिंदगी की एक झलक देती है। हमें हजारों छोटी छोटी मोहरें मिली है, जिन पर जानवरों की तस्वीरें हैं, और एक रहस्यमयी लिपि है, एक ऐसी लिखावट जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। मशहूर पशुपति मोहर में एक योगी जैसी आकृति है, जिसे कुछ लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप भी मानते हैं। और ये देखिए, कांसे की बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति, इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है, जो दिखाता है कि वो धातु की ढलाई में कितने माहिर थे। और तो और, उन्होंने पूरे इलाके में व्यापार के लिए एक जैसे वजन भी बना रखे थे। ये दिखाता है कि वो कितने संगठित थे। अच्छा, इतना सब कुछ देखने के बाद हम पहुंचते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर इतनी एडवांस और इतनी व्यवस्थित सभ्यता का हुआ क्या? वो लोग कहाँ चले गए? देखिए, इसके पतन का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। सबसे मजबूत थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की।
शायद मॉनसून कमजोर पड़ गया और सूखे ने उनकी खेती को तबाह कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन नदियों के किनारे वो बसे थे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया या सूख गईं। एक जमाने में आर्य आक्रमण की थ्योरी बहुत चलती थी, लेकिन अब राखीगढ़ी जैसी जगहों से मिले नए सबूतों की वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते। तो शायद ये किसी एक घटना की वजह से नहीं, बल्कि कई वजहों से हुआ एक धीमा पतन था। ठीक है, हमने काफी कुछ जान लिया है, तो अब वक्त है एक छोटे से क्विज का, ये देखने के लिए कि हमने कितना कुछ सीखा। तैयार है? पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता को इसके किस प्रमुख शहर के नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या फिर लोथल? सवाल नंबर 2, प्राचीन मिस्र में इस्तेमाल होने वाली ईंटों के मुकाबले सिंधु घाटी की ईंटों का सबसे बड़ा फायदा क्या था? वो हल्की थीं, उन्हें मजबूती के लिए पकाया जाता था, उन पर पेंटिंग थी या वो पत्थर की बनी थीं? तीसरा सवाल, हड़प्पा की शहरों की वो बनावट जिसमें सड़कें 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से मिलती थीं, उसे क्या कहते हैं? सर्कल सिस्टम, स्टार सिस्टम, ग्रिड सिस्टम या रेडियल सिस्टम? अगला सवाल, प्रसिद्ध महान स्नानागार किस शहर की एक खास पहचान है? हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी या मोहनजोदड़ो? पांचवा सवाल, सिंधु घाटी में व्यापार के लिए मुख्य रूप से किस प्रणाली का इस्तेमाल होता था? सोने के सिक्के, वस्तु विनिमय प्रणाली, चांदी के टोकन या फिर वचन पत्र? छठा सवाल, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस तकनीक में उनकी महारत को दिखाती है? लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की चिनाई, धातु की ढलाई या कांच का काम? सातवां सवाल, हजारों मोहरों पर मिली सिंधु घाटी की लिपि क्या पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है, आज तक समझी नहीं जा सकी है, उसमें केवल 10 अक्षर हैं या वो संस्कृत से जुड़ी हुई है? आठवां सवाल, लोथल शहर खास तौर पर किस चीज के लिए मशहूर था? अपने बड़े अन्न भंडार के लिए, शाही महल के लिए, ईंटों से बने बंदरगाह के लिए या सबसे ऊंचे किले के लिए? नौवां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की कौन सी थ्योरी पर अब मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं? क्लाइमेट चेंज, नदियों का रास्ता बदलना, आर्य आक्रमण या भूकंप? और ये रहा आखिरी सवाल, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले किस चीज की खेती करने वाले थे? गेहूं, चावल, कपास या मक्का? सिंधु घाटी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे महान सभ्यताएं भी वक्त की धूल में खो सकती हैं और इतिहास में आज भी कितने ही रहस्य सुलझने के लिए बाकी हैं।